Hello everyone, welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट सीरीज़ को. हमने एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया, हमने मेडिवल हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया, चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट हो गया. अब हम मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं. ये कंप्लीट सीरीज़ जो होगी ये बेस्ड होगी स्पेक्ट्रम की जो हिस्ट्री की बुक है ना मॉडर्न हिस्ट्री की, उस पर बेस्ड होगी, कम्प्लीटली उसी पे बेस्ड होगी. ठीक है, तो शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि अगर आज अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट अचानक बंद हो जाए और आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप क्या करोगे? आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर तक पहुँचोगे, है ना, पहुँचने की कोशिश करोगे अगर वही सामान चाहिए तो. बिल्कुल यही काम ना आज से 500 साल पहले ना यूरोपियंस करना चाहते थे. इंडिया उस समय ना दुनिया का कह सकते हो आप शॉपिंग मॉल था. स्पाइसेस, सिल्क, कॉटन, इंडिगो, पेपर, प्रेसियस स्टोन्स, सारे ना सब कुछ यहाँ मिलते थे. लेकिन ना यूरोपियन को ये सारी चीज़ें डायरेक्ट नहीं मिलती थी. बीच में ना अरब ट्रेडर्स आते थे और मिडलमैन होते थे जो ना प्राइसेस बहुत बढ़ा देते थे. तो यूरोपियन ने सोचा कि क्यों ना इंडिया तक ना डायरेक्ट पहुँचने का रास्ता ढूंढ लिया जाए, और इसी सोच से शुरू किया एज ऑफ डिस्कवरी. बात करते हैं कि वाई यूरोपियन केम टू इंडिया, क्यों आए ये इंडिया. ठीक है, तो सबसे पहले ना सवाल एग्ज़ाम हो में भी आता है और आपको भी आता है कि लॉजिकली भी आप समझने की कोशिश करो कि यूरोपियन इंडिया क्यों आए. मतलब ऐसे तो बोलते हैं यूरोप इतना प्रॉस्पेरस है, बट उसे इंडिया आने की क्या ज़रूरत पड़ी. सबसे पहले ना यहाँ पे उन लोगों को ना स्पाइसेस का क्रेज़ चढ़ा हुआ था. इंडिया में स्पाइसेस बहुत है और उन लोगों को उस वक्त स्पाइसेस चाहिए थे. आज हम किचन में ब्लैक पेपर, सिनेमन या क्लोव्स नॉर्मल समझते हैं, हमें लगता है ये तो मतलब हर घर में है ना. लेकिन यूरोप में ना ये लग्जरी प्रोडक्ट थे उस वक्त. 1 किलोग्राम काली मिर्च कभी कभी ना सोने के बराबर कीमत में मानी जाती थी. इमेजिन कीजिए आज अगर किसी चीज़ की जो डिमांड है ना बहुत ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो लोग उसके लिए दुनिया की किसी भी कोने तक चले जाएंगे, है ना. यूरोपियन भी वही कर रहे थे. दूसरा, डायरेक्ट ट्रेड. इंडिया के साथ ना ट्रेड करने के लिए उन्होंने अरब मर्चेंट्स और इटालियन ट्रेडर पर डिपेंड रहना उन्हें पड़ता था. ठीक है, हर मिडलमैन अपना प्रॉफिट ऐड करता था. रिज़ल्ट क्या होता था कि इंडिया से जो गुड्स यूरोप पहुंचते थे ना, पहुंचते ना वो इतना महंगा हो जाता था कि वहाँ पे फिर परचेज़ करना इम्पॉसिबल सा हो जाता था. इसीलिए ना यूरोपियन ना डायरेक्ट सी रूट चाहते थे कि वो डायरेक्ट आए और ख़रीद के ले जाएँ यहाँ से. थर्ड है गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड. ये फ्रेज़ याद रखना. गोल्ड मतलब वेल्थ, ग्लोरी मतलब फेम एंड पावर, एंड गॉड मतलब क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड करना. ये यूरोपियन एक्सपेंशन के 3 मेजर मोटिव थे. फोर्थ है रेनेसेंस और एज ऑफ डिस्कवरी. यूरोप में ना साइंटिफिक थिंकिंग बढ़ रही थी, नए मैप्स बन रहे थे, शिप बिल्डिंग इम्प्रूव हो रही थी, है ना. कंपास और नेविगेशन टेक्निक ना डेवलप हो रही थी. लोग अननोन ओशन को ना एक्सप्लोर करने के लिए एक्साइटेड थे. ये था एक. अब बात करते हैं, ये सारे रीज़न थे जिसकी वजह से ना यूरोपियन जो है इंडिया में आना चाहते थे. ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट कुछ इवेंट की बात कर लेते हैं जिससे कि सी रूट डिस्कवर करने में हेल्प मिला. अब उस वक्त तो हवाई जहाज़, फ्लाइट्स, प्लेन ये सब तो था नहीं रास्ता, और ट्रेन से तो आप आ नहीं सकते, तो आपको तो समुद्री रास्ते ही ढूंढने पड़ते थे. तो ये क्या क्या जो है ऐसी चीज़ें हुई जिसने जो है सी रूट को डिस्कवर करने में हेल्प किया. तो सबसे पहले ना बात करते हैं 1453 में फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. ठीक है, अब एक टर्निंग पॉइंट आता है. 1453 में ना ऑटोमन टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्ज़ा कर लिया. ये एक सिटी है यूरोप में और एशिया के बीच में ना ट्रेड का मेजर गेटवे था ये सिटी. ओके, अब सोचिए कि आप रोज़ एक रोड से कॉलेज आते हैं और एक दिन वो रोड परमानेंटली बंद हो जाए, क्या करोगे? नया रूट ढूंढोगे, है ना. बिल्कुल वही यूरोपियन ने किया. ओवरलैंड रूट डिफ़िकल्ट और एक्सपेंसिव हो गया, इसीलिए ना सी रूट की सर्च और भी इम्पॉर्टेंट हो गई. एग्ज़ाम फैक्ट ये याद रखना कि 1453 में फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय ऑटोमन टर्क्स. ओके, अब बात करते हैं प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के बारे में. ठीक है, ये एक नेविगेटर थे, इसके बारे में बात करते हैं. तो स्टेज पर आते हैं एक विजनरी पर्सनालिटी, प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्टुगल. इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो ना खुद नेविगेटर नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक्सप्लोरेशन को ना स्पॉन्सर किया.
उन्होंने पोर्तुगीज़ में नेविगेशन स्कूल इस्टेब्लिश किया, बेटर शिप्स बनवाए, सेलर्स को इनकरेज किया। आज के जो लैंग्वेज में बोले तो वो एक स्टार्टअप इन्वेस्टर की तरह थे जो एक्सप्लोरर को ना फंडिंग दे रहे थे, और इसी वजह से उन्हें प्रिंस हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है बर्तोलोम्यू दियाज के बारे में, बर्तोलोम्यू दियाज। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। 1487 में ना पोर्तुगीज़ सेलर थे एक बर्तोलोम्यू दियाज, अफ्रीका के ना सदर्न टिप तक पहुंच गया। ठीक है, अफ्रीका के जब मैप देखोगे ना तो वहाँ पे ना सबसे नीचे है केप ऑफ गुड होप, मतलब वहाँ तक वो पहुँच चुका था। ठीक है, एकदम बॉटम टिप पे जाके देखोगे एक पिन पॉइंट होगा जिस पे केप ऑफ गुड होप लिखा होगा, वहाँ तक वो पहुँच चुके थे बर्तो। ठीक है, लेकिन ये प्रूफ था कि इंडियन ओशन तक ना सी रूट पॉसिबल है। इमेजिन कीजिए कोई जो है ना माउंटेन टनल ढूंढ लेता है, अभी डेस्टिनेशन नहीं मिला है लेकिन रास्ता तो मिल गया है ना। दियास ने वही काम किया, उसने इंडिया नहीं पहुंचा लेकिन इंडिया पहुंचने का ना गेट खोल दिया। सो रिमेंबर, केप ऑफ गुड होप तक ये पहुंच गए थे 1487 में। फिर बात करते हैं 1498 में वास्को द गामा का। ठीक है, सो फाइनली आते हैं हिस्ट्री के ब्लॉकबस्टर मोमेंट, वास्को द गामा। 20 मई 1498 में वास्को द गामा कैलिकट पहुंच गए। आज का ना कैलिकट बोले तो केरला, कोझिकोड केरला। ये इवेंट इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट माना जाता है क्योंकि इसी के बाद ना यूरोपियन का डायरेक्ट अराइवल इंडिया में स्टार्ट हुआ। सोचिए, एक दूर, मतलब ऐसा समझ लो एक दूर से एक बंदा आया है जिसने एक रास्ता खोल दिया, एक दरवाज़ा खोल गया, जिसके बाद ना पोर्तुगीज़, डच, इंग्लिश, फ्रेंच सब इंडिया में आने लगे और इवेंचुअली ब्रिटिश रूल तक ना बात पहुंच गई। एक वॉयज ने इंडियन हिस्ट्री की डायरेक्शन ही चेंज कर दी। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि वास्को द गामा कब आए कैलिकट में, 1498 में। अब ना इसके एक कॉन्वर्सेशन बात कर लेते हैं कैलिकट एंड जमोरिन के बीच में। जब वास्को द गामा ना इंडिया पहुंचा तो उसको वेलकम किसने किया, तो जमोरियन ऑफ कैलिकट। जमोरियन ना केरला का रूलर था उस वक्त। उसने ना पोर्तुगीज़ ट्रेडर को ना ट्रेड करने की परमिशन दी। इनिशियली ना रिलेशन फ्रेंडली थे लेकिन बाद में कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ। ठीक है, सो अब बात करते हैं अराइवल ऑर्डर में। एक बार बात कर लेते हैं किस ऑर्डर में सब आए। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, वन बाय वन एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट एक बार ना ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर समझ लेते हैं। तो ऐसे कर सकते हो PEDFD, PEDFD ऐसे ऑर्डर में याद कर सकते हो। सबसे पहले पोर्तुगीज़ आया 1498 में, फर्स्ट यूरोपियन टू अराइव। ओके, फिर आए डच, नहीं इंग्लिश, सॉरी ये इधर आएगा, इंग्लिश आए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुआ, मतलब आए वापस चले गए, फिर दोबारा आए थे तब हुआ था, बट आए तो यही थे। फिर डच 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई। फिर डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ठीक है, ट्रेडिंग सेटलमेंट इन इंडिया हुआ एंड देन आए फ्रेंच 1664 में। ओके, सो यही सबसे पहले पोर्तुगीज़, फिर इंग्लिश, फिर डच, देन आए डैनिश एंड देन आई फ्रेंच। ओके, सो मेन सेंटर क्या था पोर्तुगीज़ का, ये था कैलिकट, कोचिन, गोवा, दमन, दीव, है ना। डच का कौन सा था, पुलिकट, नागापट्टिनम, है ना, चिंचोरा, ये सब। इंग्लिश का कहाँ था, तो सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कैलकाटा। अपनी फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश किया, बेसिकली हम उसके बारे में बात करें। फिर आए फ्रेंच की बात करें, आए तो डच, पर फ्रेंच कहाँ इस्टेब्लिश हुए, पोर्तुगीज़, सॉरी पौंडीचेरी में। ठीक है, चंद्रनागौर में, माही में, कड़ाईकल में। एंड डैनिश सेरमपुर एंड ट्रैंकवर। ओके, सो इफ़ वी क्विकली रिवाइज, तो यूरोपियन इंडिया में आए स्पाइसेस और ट्रेड के लिए। ओके, 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल का ने ट्रेड कंट्रोल कर लिया। ठीक है, टर्क्स के कंट्रोल में आ गया। प्रिंस हेनरी ने एक्सप्लोरेशन के लिए जो है इनकरेज किया। बर्तोलोम्यू दियास आए 1487 में। 1498 में वास्को द गामा आए। ठीक है, डायरेक्ट सी रूट ने इंडियन हिस्ट्री को कम्प्लीटली चेंज कर दिया, है ना। सो अब सवाल है, आप ज़रूर आंसर करना कि अगर वास्को द गामा इंडिया ना पहुंचता तो क्या ब्रिटिश रूल इंडिया में कभी इस्टेब्लिश हो पाता।
अपना आंसर ज़रूर लिखना। और अगर लेक्चर यूज़फुल लगा हो देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।